यह घटना हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे यह उतनी ही स्पष्टता से याद है जैसे यह कल रात ही हुआ हो। कभी कभी जब उस औरत का विकृत चेहरा मेरे सपनों में आता है तो मैं चीखते हुए उठ जाता हूँ। यहाँ तक कि अभी जब मैं यह सब लिख रहा हूँ तो मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगता है। ये जून के मध्य की एक बरसाती शाम थी। क्या आप उन दिनों को जानते हैं जब आसमान कभी सच में उजला ही नहीं होता? बारिश बस लगातार गिरती जा रही थी, जैसे दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी हों। हाँ, वो उन्हीं दिनों में से एक था। मैं बरामदे में था, तूफान के और तेज होने से पहले कपड़े समेटने के लिए जल्दी कर रहा था। तभी मैंने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा। मैंने अपना सिर घुमाया। एक औरत थी जो मेरे घर के ठीक सामने ड्राइववे के छोर पर खड़ी थी। पहली नज़र में ऐसा लगा जैसे उसके पास सिर ही नहीं था। मेरे मुंह से एक हल्की अनायास चीख निकल गई। ज़्यादा तेज नहीं, बस एक चौंकाने वाली, सांस रुकी हुई सी आवाज़ थी। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो एहसास हुआ कि सच्चाई किसी तरह और भी डरावनी थी। उसका सिर गायब नहीं था, वो बस पूरा का पूरा पीछे की ओर झुका हुआ था। इतना ज़्यादा पीछे कि वो अस्वाभाविक लग रहा था, जैसे उसका सिर टूट गया हो और उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। वो हिली नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, वो बस वहीं खड़ी रही, आसमान की ओर मुंह किए हुए। सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। मैं एक पूरे मिनट तक जड़ बना खड़ा रहा, उसे देखता रहा। उसने कभी मेरी तरफ नहीं देखा, कभी हिली नहीं, यहाँ तक कि ज़रा सा भी नहीं। मैंने अपनी रीढ़ में ठंड, डर को रिसते हुए महसूस किया। मेरे अंदर कहीं से आवाज़ आई, उसे उकसाना मत। इसलिए मैंने चुपचाप कपड़े समेटना जारी रखा, जितना हो सके उतनी हल्की चाल में। मैंने मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी उसने अचानक अपना सिर मेरी ओर घुमा लिया। मेरा दिल जैसे रुक गया। उसका चेहरा चमक रहा था। उसके चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से खुशहाल भाव था, लेकिन यह सामान्य नहीं था। वह भाव जैसे अटका हुआ था, लगभग एक मुखौटे की तरह। लोग मुस्कुराते हैं और फिर उनका चेहरा सामान्य हो जाता है, लेकिन उसका नहीं हुआ। वह बस मुस्कुराती रही, चौड़ी मुस्कान, बिना पलक झपकाए, बिना हिले। वह मुस्कान ऐसी थी जिसे मैं बयान भी नहीं कर सकता। सबसे खुशहाल, सबसे डरावना भाव जो मैंने कभी किसी इंसान के चेहरे पर देखा। मेरे अंदर से कोई आवाज़ आई, वह ठीक नहीं है, वह सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, मैंने कोई आवाज़ नहीं निकाली। मैं भाग गया। मैं सामने के दरवाजे की ओर दौड़ा, उसे झटके से खोला, अंदर भागा और पीछे से जोर से बंद कर दिया। क्लिक, मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। 3 सेकंड बाद दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। मैं चीख पड़ा और सब कुछ गिरा दिया। कपड़े हर जगह बिखर गए। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। तुम क्या कर रही हो? मैं चीखा। मेरी आवाज़ डरे हुए बच्चे जैसी लग रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा था। मुझे याद है मैंने सोचा था वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई। मैंने अभी अभी दरवाज़ा बंद किया था, बस कुछ सेकंड पहले, और किसी तरह वह वहाँ पहुँच गई और डरावनी ताकत से उसमें टकरा गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने शरीर से टक्कर मारी हो, सिर्फ दस्तक नहीं थी। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, मैंने चिल्लाया, फिर भी सन्नाटा था। मैं खिड़की तक दबे पांव गया और बाहर झांका। वह फिर से ड्राइववे में थी। वह ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां वह पहले थी, सिर अब भी पीछे झुका हुआ, चेहरा अब भी आसमान की ओर मुस्कुरा रहा था। हर थोड़ी देर में वह अपना शरीर ऐसे मरोड़ती जैसे वह कोई निजी खुशी मना रही हो। मैंने पुलिस को बुलाया। वे ज़्यादा देर बाद नहीं आए और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुझे याद है एक अफसर ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। उसका चेहरा वह खून से लथपथ था। खून, उसकी नाक और माथे से खून टपक रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने अपना चेहरा मेरे मुख्य दरवाजे पर दे मारा था, लेकिन खून के बावजूद वह अब भी मुस्कुरा रही थी। मुझे कभी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। पुलिस ने मुझसे कभी दोबारा संपर्क नहीं किया, वे बस उसे ले गए। शायद वह मानसिक रूप से बीमार थी, शायद वह नशे में थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज भी नहीं समझ पाया कि वह मुझ पर इस तरह क्यों दौड़ी थी। और मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाती कि अगर मैंने समय रहते वह दरवाज़ा बंद नहीं किया होता तो वह सीधा मुझसे टकरा जाती। हर बार जब बारिश होती है मैं उस पल के बारे में सोचती हूँ। मेरा नाम एरिका है और यह एक सच्ची कहानी है। ये तब हुआ था जब मैं 23 साल की थी, हालांकि मुझे वह कल जैसी ही याद है।
अब मैं 61 साल की हूं और यह अनुभव आज भी मुझे डराता है। मेरे दोस्तों और मैंने शहर से दूर एक सप्ताहांत कैंपिंग पर जाने का फैसला किया था ताकि हम खुद को तकनीक से दूर कर सकें और प्रकृति का आनंद ले सकें। जंगल घना था और अजीब तरह से शांत था। सिर्फ हमारी बातचीत की धीमी धीमी आवाजें ही सुनाई दे रही थीं और कभी कभी उल्लू की हूटिंग की आवाज। जैसे जैसे रात गहराती गई, अलाव की रोशनी टिमटिमाने लगी और परछाइयां ऐसे लगने लगीं मानो उनमें अपनी कोई जान हो। वे रेंगती और मरोड़ती रहीं। हमने एक से बढ़कर एक डरावनी भूतिया कहानियां साझा की। हर कहानी पिछली से ज्यादा सिहरन भरी थी, जब तक कि एक बेचैन करने वाली चुप्पी पूरे समूह पर छा नहीं गई। जैसे ही मैं माहौल को हल्का करने के लिए कोई मजाक करने ही वाला था, साफ जगह के किनारे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। क्या तुमने वो सुना? सारा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम सब एकदम थम गए, ध्यान लगाकर सुनने लगे। वो सरसराहट और तेज और करीब होती गई। वो न तो किसी जानवर की आवाज थी और न ही हवा की। वो आवाज धीमी थी, जानबूझकर की गई लग रही थी। शायद कोई रैकून होगा। जेक ने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आंखें उसकी पोल खोल रही थीं। इससे पहले कि कोई हिल भी पाता, अंधेरे से एक आकृति बाहर निकली। वो लंबा और दुबला पतला था। उसके हाथ पैर लंबे और पतले थे। लेकिन जो चीज हमें जड़ कर गई वो था उसका चेहरा, या यूं कहें कि उसका न होना। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था वहां बस एक चिकनी फीचरलेस सफेद त्वचा थी, जैसे मोम को खींचकर फैला दिया गया हो। हम सब हैरान और चुपचाप घूरते रह गए, समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम क्या देख रहे हैं। फिर अचानक झटकेदार हरकत के साथ वो बिना चेहरे वाला प्राणी हमारी ओर झपटा। अराजकता फैल गई। हम घबराकर उठ खड़े हुए। अलाव की रोशनी हमारे डरे हुए चेहरों पर बेतहाशा परछाइयां डाल रही थी। भागो, मैंने चिल्लाते हुए सारा का हाथ पकड़ा और उसे जंगल की ओर घसीट लिया। हम झाड़ियों के बीच से भागे। टहनियां हमारी त्वचा को खरोंच रही थीं। हमारे पीछे वह बिना चेहरे वाला जीव अस्वाभाविक गति से चल रहा था। उसके अंग मकड़ी की टांगों की तरह आगे की ओर झटके से बढ़ रहे थे। हम एक खुली जगह में लड़खड़ाते हुए पहुंचे। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जेक और टॉम गायब थे। हमें उन्हें ढूंढना होगा। सारा हाँफ उठी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। फिर एक चीख सुनाई दी, तेज, तीखी और डर से भरी हुई। वह जेक था। हम उस आवाज की ओर भागे। चीख अचानक रुक गई। उसकी जगह एक गीली घिनौनी आवाज ने ले ली, जिससे मेरा पेट मरोड़ गया। हमने जेक को ढूंढ लिया, एक बड़े ओक के पेड़ के पास। उसका शरीर मुड़ा तुड़ा पड़ा था। उसके चारों ओर खून जमा हुआ था और उसकी आंखें भय के मुखौटे में खुली की खुली रह गई थीं। वो बिना चेहरे वाली चीज उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे अपने काम को सराह रही हो। टॉम कहाँ है? सारा फूट फूट कर रो पड़ी। मैं मुड़ा और वह वहां था, एक और निर्जीव आकृति, जंगल की जमीन पर अस्वाभाविक रूप से मड़ी हुई। उसका चेहरा दर्द से विकृत था। वो प्राणी हमें देखने लगा। हम फिर भागे जंगल के और अंदर। उसके पीछा करने की आवाज कभी ज्यादा दूर नहीं थी। मेरे फेफड़े जल रहे थे। मेरी टांगें शीशे जैसी भारी थीं, लेकिन मैं रुका नहीं। हम एक और खुली जगह में घुसे और वहां था एक छोटी जर्जर झोपड़ी। वहां, मैंने चिल्लाया। हम दरवाजे तक दौड़े और उसे जोर से बंद कर दिया। एक मोटे लकड़ी के पटरे से रोक दिया। वो प्राणी उस पर जोर जोर से वार करने लगा। हर प्रहार से झोपड़ी हिल उठी। फिर सन्नाटा छा गया। क्या तुम्हें लगता है वो चला गया है? सारा ने फुसफुसाया। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। डर मेरे सीने में कुलबुला रहा था। सन्नाटा लगातार खींचता चला गया और फिर दरवाजा अंदर की ओर फट पड़ा। बिना चेहरे वाला वह प्राणी दरवाजे पर खड़ा था, सिर को तिरछा किए हुए, हमारे डर का मजा लेता हुआ। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ा। हमने अपने हाथ फैलाए और धीरे धीरे पीछे हटते गए, जब तक कि हम पिछली दीवार से नहीं जा लगे। सारा चीख पड़ी जब वह उसके पास पहुंचा। उसकी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां उसके चेहरे से कुछ इंच दूर थीं। आखिरी हताश कोशिश में मैंने टूटी हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उस पर वार किया। वो मुश्किल से ही चौंका। उसका खाली चेहरा मेरी ओर मुड़ गया। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी त्वचा मेरी त्वचा से छुई, सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह मैं जंगल की जमीन पर जागा।
झोपड़ी गायब थी, सारा गायब थी, जेक टॉम दोनों गायब थे। मेरे कपड़ों पर खून और मेरे सीने में भारी डर के अलावा कुछ नहीं बचा था। आज तक मुझे नहीं पता कि वह प्राणी क्या था। शायद वह इस धरती का नहीं था, शायद उसे कभी देखा ही नहीं जाना चाहिए था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ था। कौन मेरी बात पर विश्वास करता। अब मैं एक मनोचिकित्सक से मिल रहा हूं ताकि यह सब दिमाग से निकाल सकूं, लेकिन कभी कभी मैं अब भी बुरे सपनों से हाँफते हुए जाग जाता हूं। उस अमानवीय चीख को सुनकर मैं हर दिन जेक और टॉम के बारे में सोचता हूं। मैं सोचता हूं अगर वह रात कभी नहीं आती तो क्या आज उनके अपने परिवार होते। मैं बस चाहता हूं कि युवा लोग सतर्क रहें। आप कभी नहीं जान सकते कि वहां बाहर क्या है, क्योंकि कभी कभी जंगल सिर्फ आपकी शांति और सुकून ही नहीं छीनते, कभी कभी वे सब कुछ छीन लेते हैं।